देखो, तो लास्ट टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। एक बार रिकैप कर दें किसको? डिफ्रैक्शन। अच्छा ठीक है, डिफ्रैक्शन को रिकैप कर देते हैं। चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिकैप कर देते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए जैसे यहां पर एक प्रकाश का स्रोत है, दैट इज एक टॉर्च है, समझे? यहां पर एक ऐसे अपारदर्शी वस्तु है। कैसा वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु है। तो इस अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो बताइए इस अपारदर्शी वस्तु से आर पार हो पाएगा प्रकाश? क्या नहीं हो पाएगा, इसको रोक लेगा। यहां पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, है ना? तो लेकिन हाँ, इसके इधर से जो है ना स्क्रीन के पास प्रकाश पहुंचेगा साइड से, लेकिन ये बीच में कोई प्रकाश आपको दिखेगा नहीं ना, अंधेरा दिखेगा, छाया टाइप से दिखेगा आपको। तो ये देखिए, ये लास्ट रे है जो कि इसके कॉर्नर से जा रहा है, और ये भी लास्ट रे है जो कि इसके कॉर्नर से, इसके एज से जा रहा है। इधर इस छोर से जा रहा है, इस छोर से एक किरण जा रहा है और दूसरा किरण इस छोर से जा रहा है ना? तो इस रीजन में, ये जो बचा हुआ रीजन है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई प्रकाश मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, अंधेरा होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधे सीधे निकल जाएगा, ये मोड़ नहीं करता है प्रकाश मोड़ कटने का काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह के घटना में क्या देखा गया, इस तरह के फेनोमेना में देखा क्या गया कि ये लाइट का कुछ कुछ पार्ट इधर भी दिखा। मतलब जो समझ रहे हैं कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डार्क नहीं दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा इसमें लाइट आ रहा था, थोड़ा थोड़ा लाइट इस रीजन में, थोड़ा थोड़ा लाइट इस रीजन में आ रहा था। क्यों आया? क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि ये प्रकाश जो है ना वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना? मतलब वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और ये जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को ऐसा लगता है कि हमको ये पिछला वेव फ्रंट जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो उत्पन्न कर रहा है ना? इस वेव फ्रंट के लिए, इस डिस्टरबेंस के लिए ये कण जो है कैसा प्रतीत होता है? स्रोत की तरह। इसके लिए लगता है कि मेरे लिए प्रकाश का स्रोत यही है, जबकि प्रकाश का एक्चुअल स्रोत कोई और है, कहीं और है ना? तो उसी तरह से ये फ्रंट आगे बढ़ता है, ये वेव फ्रंट क्या आगे बढ़ता है। तो इस सभी वेव फ्रंट के लिए लगने लगता है कि ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट लगने लगता है कि ये प्रकाश का स्रोत, जबकि प्रकाश का स्रोत तो ये है। लेकिन अगले वेव फ्रंट के लिए प्रकाश का स्रोत ये बिंदु लगने लगता है, समझे? तो मतलब अगला वेव फ्रंट है उसके लिए ये बिंदु क्या हो जाता है? अगले वेव फ्रंट के लिए ये बिंदु क्या हो जाता है? सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है। मतलब इस वेव फ्रंट को लगता है कि टॉर्च यहाँ नहीं जल रहा है, एक टॉर्च यहाँ जल रहा है और एक टॉर्च यहाँ जल रहा है, मतलब एक प्रकाश का स्रोत यहाँ है, एक प्रकाश का स्रोत यहाँ है। आप ही सोचिए कि अगर टॉर्च को यहाँ जला देंगे तो इसके अलावा इस रीजन में भी प्रकाश आएगा कि नहीं? बताइए, यहाँ पे भी अगर प्रकाश को गलती से, मतलब टॉर्च को जला दिए तो बताइए प्रकाश इस रीजन में भी आएगा कि नहीं? तो ये जैसे प्रकाश के स्रोत की तरह जैसे ये प्रतीत होता है, वैसे ही ये प्रकाश जो है ना ये इधर थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो ये प्रकाश तो इधर जाता है, लेकिन इस रीजन में भी थोड़ा मुड़ गया ना, ये लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मुड़ गया प्रकाश, इस किनारे पे थोड़ा प्रकाश मुड़ा है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। हिंदी में बता रहे हैं हा? प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश का विवर्तन। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे
पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश भी एक तरंग है, क्या है? तरंग है। तो प्रकाश एक तरंग है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक तरंग का ध्रुवन कैसे होता है ना? क्योंकि आपको पता है जो जिस किसी भी तरंग को हम समझाना चाहते हैं ना, उस तरंग को हम एक रस्सी की मदद से समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल है ना? तो पहले प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है उसको हटा देते हैं, उसको अभी वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। पहले हम तरंग का ध्रुवन क्या होता है वो बताएंगे, है ना? अच्छा बताइए, एक रस्सी के एक छोर को पकड़ के और दूसरे छोर को कहीं दीवार पे फिक्स करके अगर रस्सी को ऐसे 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 से वाइब्रेट करेंगे तो इस रस्सी में बताइए ऐसा ऐसा तरंग उत्पन्न होगा कि नहीं? बताइए, ऐसा तरंग उत्पन्न होगा, है ना? ये इस रस्सी में ऐसा तरंग उत्पन्न होगा। अब देखिए, लेकिन अच्छा देखिए इस रस्सी में क्या हो रहा है, रस्सी का कण जो है ना ये विस्थापित हो रहा है, फिर विस्थापन घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर ये जीरो डिस्टरबेंस पे आ गया, फिर नीचे की ओर विस्थापित हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये अधिकतम विस्थापन है, जिसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अच्छा बताइए, आप ऊर्जा कहां पे? इस रस्सी में इस छोर पर ऊर्जा दिया, डिस्टर्ब यहां किए, लेकिन वो डिस्टरबेंस यहां तक आएगा कि नहीं? बताइए, यहां तक आएगा, वो वाइब्रेशन यहां तक आएगा, वो कंपन यहां तक आएगा, है ना? तो वाइब्रेशन यहां तक आएगा, मतलब क्या? एनर्जी यहां तक आएगा, तो इसका मतलब एनर्जी के चलने का दिशा क्या है? तरंग के चलने का दिशा तो ये है। देखिए तरंग इधर चल रहा है, तरंग इस दिशा में चल रहा है, लेकिन इसमें कण का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। देखिए तरंग के कण का, तरंग में जो है कण का विस्थापन ऊपर नीचे होता है और तरंग जो है ना इधर जाता है। दोनों में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90, क्योंकि तरंग इधर जा रहा है और देखिए वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए तरंग में, इस तरंग में जो कणों का वाइब्रेशन है, इस तरंग में जो कण का कंपन है, वो तरंग के चलने के लंबवत दिशा में हो रहा है, और ऐसे तरंग को क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंग, मतलब ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। समझ में आया? ये ट्रांसवर्स वेव का बात कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए ये रस्सी में उत्पन्न किया ना ये वाइब्रेशन, देखिए दो केस हम सेलेक्ट करते हैं, दो हाइपोथेसिस हम यूज करेंगे, आप ध्यान से समझना। देखिए एक काठ का वस्तु हम लिए, वुडन ब्लॉक, समझे? ये पूरा सॉलिड है ना? जैसे होता है ना पेरियाने होता है वैसे है ये, समझे? इसके बीच में जो है ना ऐसे यहाँ पे एक स्लिट, मतलब क्या, यहाँ पे कट कर दिए, इधर पूरा सॉलिड है, समझे? यहाँ पे स्लिट बना दिया और इधर क्या है? सॉलिड है। इसमें रस्सी घुसा दिए हम, और उसके बाद जो है ना, देखिए ऐसे समझिए आप, इसमें रस्सी घुसा दिए और रस्सी का एक छोर उस तरफ है, दूसरे तरफ दूसरा छोर मेरे तरफ है ना? उसके बाद इस रस्सी को ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बताइए इस रस्सी, ये रस्सी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होगा कि नहीं? बताइए, तरंग उत्पन्न होगा, मतलब वाइब्रेशन, हम कंपन यहां उत्पन्न करेंगे और वो कंपन रस्सी से होते हुए और इस गैप से होते हुए बताइए इसके उस तरफ जाएगा कि नहीं? बताइए, जाएगा ना? तो इस तरह से ये कंपन उत्पन्न हो रहा है, मतलब इस तरह से ये तरंग उत्पन्न हो रहा है, और ये तरंग कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। समझे बात को? अब देखिए क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इस ब्लॉक को, इस वुडन ब्लॉक को, इस तख्ता वाला वस्तु को ऐसे रखे हैं ना, इसको कुछ नहीं, देखिए ये इतना बड़ा गैप नहीं है, बहुत बहुत पतला गैप। आप ऐसे समझे कि रस्सी का मोटाई जितना है ना उतना ही मोटा का गैप इसमें भी, ठीक है? अब इसको क्या कर दिए, फर्स्ट सिचुएशन तो समझ गए,
फर्स्ट सिचुएशन समझ में आया? क्या किए, इसमें रस्सी को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रस्सी में, मतलब रस्सी में कुछ ना कुछ तरंग उत्पन्न होगा, मतलब इस छोर से इस गैप से होते हुए दूसरे छोर तक जाएगा, मतलब क्या तरंग उत्पन्न होगा, है ना, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। ये पहला केस था। दूसरा केस हम क्या किए कि इसको जो है ना ऐसे पलट दिए, हम बना देते हैं ऐसे पलट दिए तो कुछ ऐसा बनेगा ना। हाँ, देखिए रस्सी इसी में है ना, एक छोर इस मेरे हाथ में है और दूसरा छोर इस गैप से होते हुए दूसरे साइड पे फिक्स किया हुआ है ना, हो सकता है कि किसी वॉल पे किसी दीवार पे फिक्स किया हो। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से हम सोच रहे हैं क्या तरंग उत्पन्न करें, फिर से हम सोच रहे हैं वाइब्रेशन उत्पन्न करें, तरंग उत्पन्न करते हैं तो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना, तो इस बार क्या होगा बताइए, इस बार क्या तरंग उत्पन्न हो पाएगा? इस बार तरंग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आपको पहले बता चुके ये गैप उतना ही लेंथ का है, उतना ही लंबाई का है, उतना ही मोटाई का है जितना मोटा रस्सी है ना। तो बताइए इस रस्सी को तो ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए रस्सी यहां से लेके और यहां तक वो तरंग उत्पन्न होगा, लेकिन यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो रस्सी का यहाँ पे जो है ना रस्सी, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं हो सकता है इस अरेंजमेंट के कारण, ऊपर नहीं हो सकता है ऊपर नीचे। तो बताइए देखिए इधर इस छोर के इस तरफ का रस्सी ऊपर नीचे होगा, तरंग उत्पन्न होगा, लेकिन उस छोर में देखेंगे रस्सी तो रस्सी में ऐसा तरंग नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो तरंग है, ये जो वेव है, ये वेव यहीं पे क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो ये वेव ये तरंग उस साइड गया क्या, नहीं गया, तो क्या हो गया, ये तरंग तरंग में जो है ना, देखिए कण का विस्थापन हो रहा था, कण ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसा अरेंजमेंट हम यूज किए, एक ऐसा सेटअप यूज किए जो कि उस कण के विस्थापन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या कि नहीं, इसका मतलब तरंग उस साइड नहीं जा पाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं कण के विस्थापन को जीरो कर दिए, कण के विस्थापन को जीरो करने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड को जीरो कर दिए, एम्पलीट्यूड को जीरो करने का मतलब तरंग के तीव्रता को जीरो कर दिए, तरंग के तीव्रता को जीरो करने का मतलब तरंग ही खत्म कर दिए, लाइट की तीव्रता को जीरो करने का मतलब क्या है, लाइट ऑफ कर देना, लाइट वेव खत्म कर देना। ये बात समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप तरंग में जो कण का विस्थापन था उसको आप क्या किए, जीरो कर दिए, है ना, क्या कर दिए, जीरो कर दिए, उसको मतलब कैंसिल कर दिए। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का मतलब प्रकाश नहीं, सॉरी, इसी को बोला जाता है तरंग का ध्रुवन किया। हम क्या किए, तरंग का ध्रुवन किए, समझ गए बात को ना। तरंग का कण जो वाइब्रेट हो रहा था ऊपर नीचे, उस वाइब्रेशन को रोक देना, उस वाइब्रेशन को कैंसिल कर देना, क्या कहलाता है, तरंग का ध्रुवन। तो सबसे पहले आपको ध्रुवन समझा दी, क्योंकि हम इस चीज को प्रकाश में नहीं फील करा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र वाइब्रेट कर रहा है, प्रकाश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र, और बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। इस चीज को हम प्रकाश में फील नहीं करा सकते हैं कि देखो विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे हो रहा है और देखो ये चीज लगा के इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, इस तरह का कोई सेटअप है भी नहीं मेरे पास। तो इसीलिए आखिर समझना तो ध्रुवन ही है, तो बेसिक प्रिंसिपल समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए ध्रुवन का, कि वो जो तरंग उत्पन्न हो रहा था उस तरंग को क्या किया, कैंसिल किया। तरंग को कैंसिल करने का मतलब ये है कि उसमें जो पार्टिकल, उसमें जो कण का विस्थापन हो रहा था, उस विस्थापन को क्या किया, ध्रुवन किया, और इसी घटना को क्या बोला जाता है, तरंग का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ वेव। समझे? ये कौन कौन तरंग था, अनुप्रस्थ तरंग था। अनुप्रस्थ का मतलब तरंग जाएगा इधर तो कण इसके लंबवत वाइब्रेट होगा, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये है, समझे। एक और तरंग होता है अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्घ्य तरंग को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, है ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अगर आपको अनुदैर्घ्य तरंग समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो ये जो बोल रहे हैं, ये तरंग उत्पन्न हो रहा है, और ये तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका क्या खासियत है, देखिए हम कुछ बोलते हैं, यहाँ के एयर पार्टिकल को, यहाँ का जो हवा का कण है उसको डिस्टर्ब किए, आगे धक्का दिए,
फिर वो आगे को धक्का दिया। देखिए कण का विस्थापन कैसे हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है ना, बैक फोर्थ, आगे पीछे विस्थापन हो रहा है। फिर वो आगे को धक्का दिया, फिर आगे, और इस तरह से ये तरंग कहां तक गया, आपके कानों तक गया। मतलब हम जो बोल रहे तरंग ऐसे चल रहा है और कण भी तरंग के अनुदेश ही कंपन कर रहे हैं। इस तरंग को समझे आप, हम जो बोल रहे हैं ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ये किस तरह से ट्रैवल करता है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये आपको समझा रहा है। हम बोले तो कण आगे पीछे वाइब्रेट किया है ना, फिर वो आगे को वाइब्रेट किया, फिर वो अगले कण को वाइब्रेट किया और इस तरह से आपके कान तक ये वेव पहुंचता है, ये तरंग पहुंचता है। तो तरंग तो इस दिशा में चलता है ना, और ये तरंग जो इस दिशा में चलता है, इस तरंग में जो कण है, माध्यम का जो कण है, माध्यम में जो कण है, उसका वाइब्रेशन, उसका कंपन किस दिशा में होता है, तरंगे की दिशा में। अरे इधर हो फिर भी तरंगे का अनुदेश, इधर हो फिर भी तरंगे का अनुदेश, है ना। तो इसमें ये एक ऐसा तरंग है, ये जो अभी बताई, ये एक ऐसा तरंग है जिसमें कण का वाइब्रेशन, कण का कंपन तरंग के अनुदेश होता है। किसके अनुदेश होता है, तरंग के अनुदेश होता है। तो इस तरह के तरंग को क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। समझ में आप अब बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए एक बात तो पता चला कि रस्सी में जो उत्पन्न तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और उस तरंग को हम पोलराइज कर सकते हैं, उस तरंग को ध्रुवीकृत कर सकते हैं, मतलब क्या, उसको पोलराइज कर सकते हैं, उसका ध्रुवण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ध्रुवण किया जा सकता है ना। लेकिन आप सोचे कि इस तरंग का, ये जो हम तरंग उत्पन्न किए, ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, जो हम बोल रहे हैं, कुछ आप जो सुन रहे हैं, ये भी तरंग है और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो क्या इसके कण को आप क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब इसका ध्रुवीकृत कर सकते हैं, इसका ध्रुवीकरण कर सकते हैं, इसको पोलराइज कर सकते हैं, इसी सेटअप के द्वारा किया जा सकता है। देखिए किया जा सकता है कि नहीं, आप इसको ऐसे समझे, है देखिए इसमें रस्सी इंटर कर दिए, है ना। पहले ये कैसे था, है देखिए ऐसे था, ऐसे था, इसमें रस्सी इंटर कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे नहीं करना, नहीं तो कण ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, कंपन होगा, तो फिर वो तो अनुप्रस्थ तरंग हो गया, हमको तो अनुदैर्ध्य तरंग बताना है ना। तो रस्सी को ऐसा कीजिए, इस बार रस्सी आप सोचिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे खींचेंगे रस्सी को, मतलब आगे पीछे खींचेंगे इसको, है ना। आगे पीछे खींचेंगे तो बताइए ये कंपन, ये आगे पीछे जो खींचेंगे थोड़ा फ्लेक्सिबल है, नमरने वाला है, तो आगे पीछे खींचेंगे तो इसका कंपन बताइए इस गैप के उस तरफ जाएगा कि नहीं, बताइए जाएगा, मतलब तरंग तय किया, तरंग जो है ना वो मतलब ट्रैवल कर रहे है ना, ये हो गया। अब इसी सेटअप को ऐसे आप घुमा दीजिए, हम क्या करना चाहते हैं, इस तरंग को भी, अनुदैर्ध्य तरंग को भी क्या करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं, है ना, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इसको ऐसे पलट दिए, इसमें रस्सी है, तो अब बताइए इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे करेंगे तो इस बार क्या होगा, इस बार भी होगा कि नहीं, बताइए कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इस बार भी वाइब्रेशन उस तरफ जाएगा। तो क्या समझे इससे कि अनुदैर्ध्य तरंग का लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस तरंग का ध्रुवीकरण होता है, अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। देखिए प्रकाश चलेगा इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लंबवत, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी लंबवत। तो ये लंबवत कंपन करने वाला जो तरंग है, जिसमें कण या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लंबवत कंपन करे तरंग के, तो इस तरह के तरंग को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो हम सिर्फ इतना अभी समझाए कि देखिए आप जो है ना पोलराइजेशन सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग का कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग का पोलराइजेशन नहीं होता। क्या इस एक्सपेरिमेंट से, इस हाइपोथेसिस से आपको समझ में आया ये चीज? चलिए इतना समझ में आ गया तो डायरेक्ट अब इस पे आते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। आपको पता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश में भी विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन जो है वो ऊपर नीचे होता है ना। अगर प्रकाश इधर चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो क्या बताइए, प्रकाश भी जब अनुप्रस्थ तरंग है तो क्या इस प्रकाश का भी ध्रुवण हो सकता है कि नहीं? लेकिन प्रकाश का ध्रुवण ऐसे करेंगे, इस तरह के सेटअप से करेंगे तो होगा कभी?
हाँ लेकिन हो सकता है, हाँ सेटअप बदलना पड़ेगा, है ना, लेकिन हो तो सकता है, क्योंकि हम एक बात तो पता कर लिए, एक बात ऑब्जर्व किए कि ट्रांसवर्स वेव जो भी है, जो भी अनुप्रस्थ तरंग है, सबका पोलराइजेशन होता है, सबका ध्रुवण होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के ध्रुवण का बात करेंगे। पहले देखिए प्रकाश के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? प्रकाश के बारे में पहले समझना पड़ेगा कि प्रकाश में क्या क्या होता है। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हेल्प लेंगे, है ना, थोड़ा रिकैप भी कर देंगे। आपको पता है कि इस प्रकाश में जो है ना दो राशि होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर वाइब्रेट करेगा, है ना, तो तरंग इधर जाएगा, है ना। बताए थे, कहने का मतलब ये आप समझिए कि प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाता है किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से, उसके ऑसिलेशन की वजह से, उसके कंपन करने की वजह से, क्योंकि इसमें कोई कानून वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जाता है, समझे। तो यहाँ पर हम प्रकाश का बात हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। देखिए हम इस प्रकाश को जो एक्सप्लेन करेंगे, इस प्रकाश का जो ध्रुवण बताएंगे, इस ध्रुवण में सिर्फ या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे, है ना, एक ही बात है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखा देंगे, बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, है ना। तो देखिए होता क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट का बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट का बात करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट और ध्रुवीकृत प्रकाश, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा आप लोग केमिस्ट्री में पीपीएल का नाम अब तो सुने होंगे, झूठ मत बोलना, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, लिबोरोटेटरी कंपाउंड पढ़े होंगे ना। अच्छा कोई बात, आपको याद नहीं रहता, ओके इट्स ओके। देखिए तो हम यहाँ पे बताएंगे पीपीएल है क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। उससे पहले बताएंगे कि देखिए प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ध्रुवीकृत प्रकाश और दूसरा होता है अध्रुवीकृत प्रकाश। मतलब सुना दिए ध्रुवीकृत अध्रुवीकृत, हाँ अब सुनिए, एक होता है पोलराइज्ड लाइट और दूसरा होता है अनपोलराइज्ड लाइट, समझे। तो देखिए ये ऑर्डिनरी लाइट का मतलब समझे, एक ऑर्डिनरी लाइट जो सनलाइट है या फिर ये सब जो लाइट आ रहा है इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी लाइट। कैसा लाइट बोला जाता है? ऑर्डिनरी, है ना। मतलब ऑर्डिनरी को ऐसे बोल सकते हैं, है देखिए एक ऑर्डिनरी लाइट जो है, अगर ये प्रकाश, अगर ये ऑर्डिनरी प्रकाश, ऑर्डिनरी लाइट इधर जा रहा है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है, तो बताइए ये प्रकाश इधर, देखिए तरंग के चलने का दिशा क्या है? राइट वाट, दाईं ओर जा रहा है तरंग, ये तरंग के चलने का दिशा है, मतलब प्रकाश के चलने का दिशा है। तो तरंग इधर जा रहा है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा कि नहीं बताइए। हाँ, तो वो जो वाइब्रेट करेगा इस तरंग के चलने के दिशा, तरंग के चलने की दिशा बोले तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तरंग के प्रोपेगेट करने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत वाइब्रेट होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब बताया गया चीज, है ना। तो देखिए ये इधर जा रहा है तो इसमें वाइब्रेशन ऊपर नीचे होगा, किसका वाइब्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। देखिए लंबवत हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो ये देखिए ऊपर नीचे लंबवत हो रहे हैं, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तल में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है कि अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका वाइब्रेशन अलग अलग तल में होता है, इसका वाइब्रेशन अलग अलग तल में होता है। लगभग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन लगभग सभी दिशा में होता है, लगभग सभी दिशा में, जितना भी दिशा संभव है सभी दिशा में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। हाँ, लेकिन ये वाइब्रेशन हमेशा इस तरंग के चलने के दिशा के लंबवत होता है,
तो ये वाइब्रेशन होगा कैसे, उसको हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए ये लाइट के चलने का दिशा है, ये लाइट इधर चल रहा है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, देखिए इधर इधर इधर, देख रहे हैं, देखिए लाइट के चलने की दिशा तीनों तीनों, और भी दिखा सकते हैं तीनों, देखिए लंबत है कि नहीं बताइए, तीनों लंबत है ना, है सब दिशा में लेकिन है लंबत, है ना, सब दिशा में हो लेकिन इसके लंबत होगा, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबत होगा, है। देखिए इस मार्कर को दिखा रहे हैं कि देखिए इधर वाला वाइब्रेशन है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे जो दिखाया था इसका मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये जो मार्कर दिखा है इसका मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब सभी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है ना सभी दिशा में होता है, सभी दिशा में होता है, लेकिन जो भी होगा वाइब्रेशन का दिशा वो वेव के प्रोपेगेट, वेव के चलने के दिशा के लंबत ही होगा। समझ गए बात को? हाँ, तो अच्छा सब दिशा में होने का क्या मतलब है, देखिए ये अगर इधर वाइब्रेशन हो रहा है, इसका वाइब्रेशन अगर इधर हो रहा है, देखिए ये हम दिखा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, फिर भी लंबत है ना इसके, ऊपर नीचे अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो ये किस तल में हो रहा है, इस तल में हो रहा है कि नहीं बताइए, इस तल में हो रहा है, यहां पर एक तल हम लाएंगे तो इस पे आ जाएगा, है ना। अगर ऐसे देखिए ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये किस तल में हो रहा है, इस तल में हो रहा है, नीचे वाले तल में, तो क्या कहते हैं अलग अलग तल में वाइब्रेशन होता है कि नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलग अलग तल में होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या होता है अलग अलग तल में होता है, इतना बात समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड, अलग अलग तल में वाइब्रेशन होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी लाइट। एक ऑर्डिनरी लाइट जो है ना, एक ऑर्डिनरी प्रकाश जो है ना, उस ऑर्डिनरी प्रकाश के इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलग अलग प्लेन में होता है, लगभग सभी दिशा में होता है, जो कि वेव के परपेंडिकुलर हो, तरंग के परपेंडिकुलर हो, तरंग के प्रोपेगेट होने के परपेंडिकुलर हो। अगर किसी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तल में अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करता है, अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करता है, तो इस तरह के लाइट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी लाइट या फिर इसको बोल सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। नेचुरल लाइट जो है सनलाइट, है ना, नेचुरल लाइट है ना, वो क्या है ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये बात समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी लाइट को आपको पता है कि एक ऑर्डिनरी लाइट में एक अनपोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वाइब्रेशन अलग अलग तल में होता है, अलग अलग दिशा में होता है, लेकिन अलग अलग दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक प्लेन में मतलब बोल रहे हैं प्लेन में, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, क्या बता रहे थे, हाँ ऑर्डिनरी लाइट के बारे में बता रहे थे। एक ऑर्डिनरी लाइट जो है ना उसमें विद्युत क्षेत्र का दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलग अलग प्लेन में होता है। किस में होता है, अलग अलग प्लेन में होता है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, इसको किसी दूसरे रूप में कैसे दिखा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में होने का मतलब, लगाइए, अलग अलग प्लेन में होने का क्या मतलब हो सकता है। अभी बताया ना थ्योरी, पीछे पीछे पीछे, नो 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 पीछे, तो अलग अलग प्लेन में होने का क्या मतलब होता है, अभी बताए थे ना, थ्योरी एक्सपेरिमेंट की तरह बताए थे आपको, और ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको किसी और रूप में भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, इस चीज को लिख सकते हैं कि अलग अलग कोई विद्युत क्षेत्र अलग अलग तल में वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको हम जो है ना किसी दो तल में दिखा सकते हैं, किसी दो लंबक तल में दिखा सकते हैं। आप ध्यान देना, इसको बोर्ड पे बताएंगे तो समझ में तो नहीं ही आएगा, ये बात हमको समझ में आता है कि ये समझ में नहीं आता है, बोर्ड पे बताने पे। देखो सेम वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन।
इसको क्या करते हैं हम किसी दो तल में लाना चाहते हैं, किसी दो तल में। अच्छा, एक एक मार्कर का यूज करें, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले यूज करते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूज कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। तो बताइए ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो बताइए इसको दो घटक के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं? दो लंबवत घटक, एक ऐसे तोड़ सकते हैं, एक ऐसे तोड़ सकते हैं। देख लिए दो घटक के रूप में आ गए, एक ऐसे इधर और दूसरा किधर, इधर आ गया, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाए, इसको हटा दिए। आपको याद रहना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तल में है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तल में, नीचे है एक और दूसरा क्या है, ऊपर है। समझ गए? चलिए दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर मेरे तरफ है, मेरे तरफ भी है ना। तो देखिए इसको कैसे हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, है ना। दिखाने का एक तरीका है, हम दो तल में दिखाना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक तल इधर है, दूसरा तल इधर है। इसका भी बताइए दो लंबवत घटक टूट सकता है, एक इधर एक मेरे तरफ। मेरे तरफ जो टूटा वो बताइए इस तल में आ गया और दूसरा वाला इस तल में आ गया। देखिए किसी भी विद्युत क्षेत्र को सिर्फ दो तल में आप ला सकते हैं, एक ई वाला तल, एक ई वाला तल, समझे? तो एक इस तल में ला सकते हैं, एक इस तल में। किसी भी विद्युत क्षेत्र को अगर हम एक इस तल में और इस तल में दो लंबवत विद्युत क्षेत्र के रूप में अगर दिखाएं तो थोड़ा इसको समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अलग अलग दिशा को कितना बताएंगे हम। इसको दो लंबवत दिशा में के रूप में भी इस विद्युत क्षेत्र को, मतलब अलग अलग दिशा वाले विद्युत क्षेत्र को आप दो लंबवत दिशा वाले विद्युत क्षेत्र के रूप में भी दिखा सकते हैं। वो जो दो लंबवत विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र दो लंबवत तल में, एक एनाएनी एक एनाएनी, मतलब ऐसे, है ना। ठीक, कितना समझ में आया? तो देखिए इसको बोर्ड पे कैसे दिखाते हैं। अब तो मेरे पास दो तल है ना, वो दो तल को यूज कर सकते हैं। इसी अभी ऑर्डिनरी लाइट का ही बात कर रहे हैं, इसको किसी और तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट ही है। देखिए इसमें तो अच्छा ये ऐसे दिखाते हैं कि ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सभी दिशा में है ना। तो देखिए इधरो है, हाँ जो भी ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम बताए थे ना सब परपेंडिकुलर, ये सब दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह के लाइट को ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। लेकिन इस अलग अलग दिशा वाले विद्युत क्षेत्र को हम जो है ना सिर्फ दो तल में दिखा सकते हैं, लंबवत घटक तोड़ के दिखा सकते हैं कि नहीं है। देखिए ये दिखाते हैं, ये तो देखिए लाइट के चलने का दिशा है, तरंग के चलने का दिशा है, तरंग के प्रोपेगेट होने का दिशा है ना। तो देखिए एक विद्युत क्षेत्र इस तल में दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन इस तल में। ये जो एक लाइन के द्वारा दिखा है ना, एक लाइन जो है डबल एरो के साथ, उस लाइन का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का जो वाइब्रेशन है इस तल पे है, जिस तल में हम फोटो बना रहे हैं, है ना। चलिए पहले दिखा देते हैं, ओके। इस तरह से एक और इसके लंबवत वाला विद्युत क्षेत्र दिखाएगा, यही इसी सब को तोड़े हैं, है ना। तो एक है देखिए इसे यहाँ पे डॉट से दिखाए गए, ये भी क्या दिखाता है, विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन की दिशा को दिखाता है। ये भी क्या दिखाता है, विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन की दिशा को दिखाता है। ये वाइब्रेशन किधर है ये हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये प्लेन के जिस तल पे आप ये फोटो बना रहे हैं ना, उस तल के लंबवत अंदर बाहर हो रहा है ना। इस तरह से देखिए विद्युत क्षेत्र कैसे कैसे जा रहा है, दो तल में जो हम दिखाए इसको अलग अलग दिशा वाले को, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। एक तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ऐसे, और दूसरा ऐसे। ये बात समझ में आया? हाँ, तो ये अलग अलग दिशा को अगर इस रूप में हम बताएं तो ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है, समझ में आया? ओके, अब देखिए क्या कि इस लाइट को है यहाँ लाई घुमाएगा, है ना। चलो ठीक है, ओके। देखो नोनो, पता चल गया ना कौन लाइन क्या है। हाँ, ये तरंग के चलने का दिशा है। अब क्या किए, कुछ ऐसा किए कि इसमें जो दो तल में, दो प्लेन में जो विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन हो रहा है, दो तल में जो विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा किए कि एक तल के वाइब्रेशन को ही गायब कर दिए। वाइब्रेशन को कैसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप एक रस्सी वाला एक्सपेरिमेंट जो बताए थे
उससे तो ये फील करा चुके हैं कि वो जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसको कैंसिल किया जा सकता है ना। तो डेफिनेटली इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। तो पूर्ण को गायब किया है, देखिए डॉट वाला है, डॉट वाला तल के ये अंदर बाहर जो हो रहा था उसको गायब कर दिए। कैसे गायब किया वो बाद का बात है, वो जबरदस्त फेनोमेन है, उस पर हम स्पेशली बात करना चाहते हैं, है ना। तो ये गायब करने के बाद क्या हुआ, देखिए ये पहले कितना तल में था, 2 तल में था। अब बताइए क्या बचा, सिर्फ एक तल वाला बचा। हाँ एक ही बात है, समझ पा रहे हैं हम, है ना। तो सिर्फ एक ही तल वाला बचा, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या किए, लाइट को, इसी को बोला जाता है कि लाइट का यहाँ पे प्रकाश का ध्रुवन हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रकाश के विद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन अलग अलग तल में था, और इस वाइब्रेशन को किसी एक तल में आप उतारे, और इस एक तल में उतारने की प्रक्रिया को, घटना को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। अब आप बोलिएगा सर जी है ये वाला अंदर बाहर वाला आप हटा दिए, हम इसी को हटा देंगे, तब हटा दीजिए फिर भी होगा पोलराइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझ में आया। हाँ इस पे अभी बहुत थ्योरी चलेगा, ये पोलराइजेशन का मतलब समझाए कि पोलराइजेशन का ये मतलब। अब बात ये आया कि सर ये आखिर ये हट कैसे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पहला बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कण है नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव नहीं है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, समझे ना। तो देखिए ये कैसे हट गया, आप चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोनों को कैंसिल करना वो पोलराइजेशन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र अलग अलग तल में था, इस अलग अलग तल वाले विद्युत क्षेत्र को एक तल में रेस्ट्रिक्ट करने का प्रोसेस जो है, उतारने का जो प्रोसेस है, जो घटना है, उसे वो क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश का ध्रुवन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वाइब्रेशन है, एक तल का वाइब्रेशन गायब क्यों हो जाता है, इस तल में जो ये विद्युत क्षेत्र वाइब्रेट कर रहा है, या फिर इस तल में जो विद्युत क्षेत्र वाइब्रेट कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र खत्म कैसे हो जाता है, कैंसिल कैसे हो जाता है, सबसे बड़ा चीज है इसको जानना, है ना। तो ठीक है इसको हम बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको खत्म करने के लिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं, इसके वाइब्रेशन को, किसी एक तल के वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए एक टर्मेलिन क्रिस्टल का यूज किया जाता है। एक क्रिस्टल है जैसे प्रिज्म होता है ना, ठीक वैसा ही नहीं, मतलब वो भी एक ऐसा है, मतलब समझिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब प्रिज्म के तरह ही उस तरह का एक पदार्थ है, एक वस्तु है, जैसे लेंस होता है, जैसे प्रिज्म होता है, तो वो भी एक जो है ना टर्मेलिन क्रिस्टल है। क्या है, टर्मेलिन क्रिस्टल, टर्मेलिन क्रिस्टल है नोनो, इसका हिंदी नहीं होता है, हम बता देंगे क्या होता है टर्मेलिन क्रिस्टल। एप्पल का मतलब बता दिया जाए कि टेस्ट ऐसा होता है, रोटी की तरह फ्लैट होता है तो नहीं समझ में आएगा कि ये एप्पल ही है, मतलब गोल होता है, समझे। तो ठीक है ये टर्मेलिन क्रिस्टल, मेरे प्यारे बच्चों ये जो इसके तरंग को, मतलब सॉरी इसके वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक तल से कैंसिल किया जाता है, वो किसके वजह से, किसके द्वारा किया जाता है, टर्मेलिन क्रिस्टल के द्वारा किया जाता है। देखिए टर्मेलिन क्रिस्टल होता कैसा, बेंजीन देखे ना, बेंजीन, बाप रे सर बेंजीन, दिल में खाली बेंजीन है, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है सर, दिल में ब्लड तो नहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ बेंजीन। देखिए तो थोड़ा सा लाइट को भी फॉलो कराइए ताकि प्रकाश होने पे आपको सही गलत पता चले ठीक है। तो देखिए ये टर्मेलिन क्रिस्टल है, ये होता है इसका अक्ष, ज्योग्राफिक एक्सिस, सॉरी ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जियोमेट्रिक एक्सिस बोला जाता है इसको, है ना, वो मैग्नेटिक वाला बोल दिया गलती से, इसको क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक एक्सिस। ये इस क्रिस्टल का क्या है, अक्ष, क्रिस्टल का ये अक्ष। इस क्रिस्टल का ये देखिए ये क्या करता है, ये क्रिस्टल क्या करता है, किसी एक प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को कैंसिल करता है। अब क्यों कैंसिल करता है वो बाद में बताएंगे, तो पहले कैंसिल कैसे करता है, किसको कैंसिल करता है वो पहले बताते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ज्योमेट्रिक एक्सिस, इसका ज्यामितीय अक्ष, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग, इसके अक्ष के अनुदिश वाइब्रेट करेगा,
उसको ये कुछ नहीं करेगा, इसको आराम से जाने देगा। समझे? समझ सकते कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जिस तरह से प्रिज्म होता है ना, उसी तरह का ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन तो आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसको रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, उतार चुके हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करे, उसको ये कुछ नहीं करता है, सही सलामत जाने देता है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, उसको ये बर्बाद कर देता है, मतलब ये कैंसिल कर देता है। अब बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरो के द्वारा जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इसके ज्योमेट्रिक एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं बताइए? तो इसको आराम से जाने देगा, ये इसको जाने देगा, है ना। अब बाकी बात ये जो डॉट से दिखा है वो तो ऐसे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो बताइए इसका एक्सिस ऐसे है और वाइब्रेशन क्या है, ऐसे है, तो बताइए परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो उसको क्या कर देगा, खत्म, कैंसिल कर देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं अब इस लाइट में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है, एक प्लेन आ गया ना, इसी को बोला जाता है कि यहाँ पे लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है, इसी को बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है? पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। और ये पोलराइज्ड लाइट किसकी वजह से हुआ? टर्मलिन क्रिस्टल की वजह से, इसको बोला जाता है पोलराइजर, है ना। हो गया पोलराइज्ड लाइट। हाँ ये लाइट अब ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, अनपोलराइज्ड लाइट नहीं है, ये क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। और ये क्या है? पोलराइजर, मतलब जो लाइट को पोलराइज करता है, ध्रुवीकृत करता है। ये समझ में आया लाइट का पोलराइजेशन कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है? इसका देखिए बनावट ही ऐसा है, इसका कुछ बनावट ही ऐसा है, सॉलिड स्टेट में जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप किस सब्सटेंस का किस तरह का बनावट होता है, इसका बनावट ही कुछ ऐसा है कि अपने बनावट के वजह से ही अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल कर देता है, और एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन होता है उसको कुछ नहीं करता है, वो आराम से आता है। तो देखिए लाइट इधर भी मिलेगा आपको, लाइट इधर भी मिलेगा, लेकिन ये क्या हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट, और ये क्या हो गया? पोलराइज्ड लाइट। मेरे प्यारे बच्चों ये जो लाइट है ये सिर्फ एक प्लेन में है, किसमें? एक प्लेन में। तो इसी को ना आप बोलते हैं पीपीएल, लिबो रोटेटरी कंपाउंड और डेक्स्टर रोटेटरी कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। हाँ, तो इसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक प्लेन में है, इसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे ऑब्टेन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों 3D सिनेमा हॉल में वहां पे भी एक जो है ना 3D ग्लास यूज किया जाता है मूवी देखने के लिए, तो वो ग्लास भी कुछ इसी तरह का होता है, वो भी जो है ना लाइट को क्या करता है? पोलराइज करता है। क्या करता है? लाइट को पोलराइज करता है, समझ गए ना। तो वहां पे भी लाइट का पोलराइजेशन होता है। तो ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए बात यहीं पे नहीं रुकती है, अब क्या किए, यहां तक आ गया, इसका पोलराइजेशन हुआ। अब क्या किए? देखिए एक टर्मेलिन क्रिस्टल को, मतलब क्या, टर्मेलिन क्रिस्टल को एक और क्रिस्टल को यूज किया, ये पोलराइज्ड लाइट है ना, अब ये पोलराइज्ड लाइट को फिर से एक बार टर्मेलिन क्रिस्टल से हम पास करा रहे हैं, लेकिन उस टर्मेलिन क्रिस्टल का जो है ओरिएंटेशन हम चेंज कर रहे हैं। ऐसा है एक्सिस, इस बार कैसा है इसका? ऐसा है एक्सिस। बोले ना कि एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन होता है, एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या करता है? कुछ नहीं करता है। एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन होता है उसको कुछ नहीं करता है, लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या कर देता है? कैंसिल। अब बताइए इसमें तो एक के वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक ही प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे तो लाइट ही है। अब बताइए टर्मेलिन क्रिस्टल को ऐसे रख दिए कि देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं बताइए? इसको भी क्या करेगा? तो बचेगा कौन? कोई बचेगा? यहाँ पे आपको डार्क दिखेगा, नो लाइट। ये बात समझ में? हाँ, एकदम लाइट मिलेगा ही नहीं यहाँ पे आपको, समझे? एक बार पोलराइज किए, फिर इस सेटअप में रख दिए, इस ओरिएंटेशन में कि पूरे कैंसिल कर दिया, कैंसिल करते करते, तो उसके बाद यहाँ पे कोई लाइट आपको नहीं मिलेगा, समझे ना। तो ये तो हो गया पोलराइजर। लेकिन पता है आपको देखने से नहीं पता चलेगा, देखने से नहीं पता चलेगा कि ये पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट,
सबसे बेहतरीन चीज ये है कि देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि देखिए अगर पोलराइज्ड लाइट होगा, अच्छा देखिए इसमें अगर क्रिस्टलाइन ये टर्मेलिन क्रिस्टल को ऐसे रखते तब सीधा करके तब ये आता यहाँ पे, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको टेढ़ा करके ऐसे रख दिए तब कैंसिल हो गया। देखिए लाइट पोलराइज है कि अनपोलराइज है, इसको चेक करने के लिए टर्मेलिन क्रिस्टल को यूज कीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ तक लाइट आया, अब हमको इस लाइट को चेक करना है कि पोलराइज है कि अनपोलराइज है। क्या करेंगे, टर्मेलिन क्रिस्टल को लेकर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, क्यों कोई ना कोई ऐसा ओरिएंटेशन होगा, कोई ना कोई ऐसा ओरिएंटेशन होगा जिसके लिए कि यहाँ पे लाइट जीरो हो जाएगा अगर ये पोलराइज्ड है। तो इसी से पता, जैसे इधर से लाइट आ रहा है यहाँ पे टर्मेलिन क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को धीरे धीरे चेंज करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे और देखेंगे ट्रांसमिटेड लाइट को देखेंगे क्या आ रहा है ना। तो कोई ना कोई अगर ये पोलराइज्ड लाइट यहाँ तक आ रहा है, अगर ये पोलराइज्ड लाइट यहाँ तक आ रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ओरिएंटेशन के लिए ये नो लाइट, कोई लाइट यहाँ पे नहीं देगा, है ना, डेफिनेटली ये कैंसिल करेगा। तो इसी से पता चलता है कि ये क्या है, ये पोलराइज्ड लाइट है, तभी ना इसमें डार्क इधर आ रहा है। लेकिन इसमें आप किसी ओरिएंटेशन में रखें, आप इस ओरिएंटेशन में रखेंगे तो फिर देखिए डॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। लेकिन फिर भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि लाइट हो ही नहीं, इसमें नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर वो पोलराइज्ड ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट होगा तो उसके आगे टर्मेलिन क्रिस्टल को ले जाने पे क्या होगा, डार्क आने का आएगा ही किसी न किसी ओरिएंटेशन के लिए। तो ये बताइए एनालिसिस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड है। तो इसीलिए इस टर्मेलिन क्रिस्टल को है एक टर्मेलिन क्रिस्टल, ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो इसको बोला जाता है एनालाइजर, विश्लेषक। जो विश्लेषण करता है उसको क्या बोलता है, विश्लेषक। तो इसको बोला जाता है पोलराइजर और इसको बोला जाता है एनालाइजर। तो मेरे प्यारे बच्चों के क्या ये समझ में आ रहा है पोलराइजर क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, कैसे हम डार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, डार्क रीजन, है ना, पोलराइजर क्या है, एनालाइजर क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, ये सब आपको क्लियर कर समझ में आना चाहिए, सबके समझ में ये। हाँ, अब एक लॉ का बात करते हैं जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये सब तो पूछा जाता ही है ना, उसका नाम है मालस लॉ। नहीं, ऑर्डिनरी लाइट, नेचुरल लाइट कहाँ पहले से पोलराइज रहता है, जैसे सनलाइट आता है वो नेचुरल लाइट है। अब एग्जांपल दिए थे, नेचुरल लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सभी प्लेन में होता है ना, उसको कराना पड़ता है, टर्मेलिन क्रिस्टल लाएंगे तब वो पोलराइज होता है, पहले से अनपोलराइज्ड लाइट ही होता है, समझे बात को, ठीक है। अब देखिए इसी पे हम किसका बात करेंगे, मालस लॉ। अगर ये समझ में आ गया पोलराइजर एनालाइजर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तब आपको मालस लॉ समझ में आएगा। इस सब अभी जो पढ़ाएंगे आज का क्लास मैथमेटिक्स बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत होगा तो आपको जोर घाटा यूज हो जाएगा, समझे। मालस लॉ, देखिए मालस लॉ, देखिए बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये मालस लॉ, है ना, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो अभी जो पोलराइजर एनालाइजर वाला जो एक बताया ना ये फेनोमेना, उसी को यहाँ पे हम बनाते हैं, उसी से मालस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। देखो कैसा लाइट है, देखिए 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 यही सब पढ़ती है बकलोल स्टूडेंट। अच्छा ओके ओके, ना सही है, बताइए सही कर दीजिएगा इसका देखिए तो ये समझ लिए। अच्छा एक टर्मेलिन क्रिस्टल लाएंगे, यहाँ पर क्या लाएंगे, टर्मेलिन क्रिस्टल। ये है इसका ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्यामितीय अक्ष, है ना। आपको पता चलना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा, डॉट वाला कैंसिल होगा। अगर इसको ऐसे कर देंगे तब ये जो है ना डॉट वाला रहेगा और ये लाइन वाला कैंसिल होगा। क्या ना ऐसे रखें और ना ऐसे रखें, दोनों के बीच में
जस्ट उसी पे हम ला रहे हैं, मालास लॉ उसी पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आते हैं उस पे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक तो खत्म हो जाएगा डॉट वाला, तो बचेगा ये लाइन वाला। अब देखिए अगर हम टर्मेलिन क्रिस्टल को अगर ऐसे रख दिए तब तो बताइए ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगा। लेकिन इस दोनों के बीच में रख दिए तो यही ना, मतलब ऐसे नहीं रखे, ना ही ऐसे हॉरिजॉन्टली रखे ना ही वर्टिकली रखे, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में रखते, दैट इज कुछ एंगल पे रखेंगे, है ना। तो ये हम दिखाते कुछ एंगल पे रखेंगे। ये कुछ एंगल पे रख रहे हैं, ये इसका एक्सिस, क्या है इसका एक्सिस। अब देखिए सुन, अच्छा ये मान लिया कुछ एंगल पे, मतलब कुछ एंगल जो बताएंगे ना वो किससे बता, देखिए ये क्या होने वाला है, एनालाइजर, ये पोलराइजर, पोलराइजर, ये एनालाइजर, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है ना। तो देखिए पोलराइजर तो ऐसे एक्सिस का हम बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक एक्सिस का बात कर रहे हैं। देखिए पोलराइजर का ज्योमेट्रिक एक्सिस ऐसे है, एनालाइजर का ज्योमेट्रिक एक्सिस ऐसे है। तो देखिए इसको पैरेलली यहां पे लाइए आप, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, अलग ही है लेकिन इसको अगर इसके पास लाएंगे तो ये एक्सिस ऐसे है और वो एक्सिस ऐसे है, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये दिखाते हैं, ये जो एक्सिस हम दिखाए, ये जो एक्सिस दिखाए, ये जो एक्सिस दिखाए, ये पोलराइजर का एक्सिस है और ये एनालाइजर का एक्सिस है, और दोनों को कुछ ना कुछ एंगल पे, मतलब बीच में रखने का मतलब ये है कि कुछ एंगल पे आप रख रहे हैं, है ना। कितना एंगल पे रखे, थीटा एंगल पे। अब क्या होगा, अब ये लाइट इससे जाएगा, मतलब ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट, क्या है, ये पोलराइज्ड लाइट है और पोलराइज्ड लाइट इस बार इससे जाने वाला है। देखिए क्या होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हमको ये पता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा तब कैंसिल होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तब कैंसिल होगा, और एक्सिस के अलोंग होगा तब कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो हम टर्मेलिन क्रिस्टल यूज किए हैं, इस एक्सिस के ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस एक्सिस के ना ही परपेंडिकुलर है ना ही एक्सिस के अलोंग है। कैसा वाइब्रेशन, इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाइए, यहाँ आते 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 ये यहाँ पे भी आएगा ना, तो देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड होगा, और इस वेव का जो इंटेंसिटी होगा, इस लाइट का इंटेंसिटी जो होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होगा, नहीं बताइए। एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इसके लिए आप रेडी रहिए, है ना। चलिए ठीक है, इसका बाद हम बात करेंगे हम। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, किसका वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब है क्या, ये एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब वेव का एम्पलीट्यूड है। अब बताइए ये एम्पलीट्यूड देखते हैं, ये अगर इसको एक एक्सिस कंसीडर करें, हैवी एक्सिस, है ना, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एम्पलीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है, इस पे कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। जब कोई वेक्टर किसी एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो, कुछ एंगल फॉर्म करे, तो उस वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्प्लिट होते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी आपको पता चल जाएगा क्या होगा, है देखिए इधर क्या टूटेगा, थीटा है तो क्या टूटेगा, cos थीटा, और किसको तोड़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड को, a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर टूटेगा a sin थीटा, इसको याद रखना ही नहीं है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे था ना, अब इसको इस फॉर्मेट में सोचिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। इस a sin थीटा को देखिए, a sin थीटा का वाइब्रेशन देखिए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, बताइए। परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन होगा वो बताइए कैंसिल होगा कि नहीं, बताइए। वो अंधेरा हो जाएगा, उसका कहानी खत्म है। लेकिन जो एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करता है वो कैंसिल होगा क्या, है ना। तो यहाँ पे बताइए डार्क आएगा कि कुछ ना कुछ लाइट आएगा, कुछ ना कुछ लाइट आएगा, और वो किस एम्पलीट्यूड के वजह से, a cos थीटा के वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइट एग्जिस्ट करेगा।
अंधेरा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ लाइट एग्जिस्ट कर रहा है। किसके वजह से? इसके वजह से, इस एम्पलीट्यूड की वजह से। अब बताइए, आपको पता है, अच्छा हमको ये पता करना है कि ये ट्रांसमिटेड लाइट जो है ना, इसके द्वारा जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इसका इंटेंसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप स्प्लिट किए, कुछ एम्पलीट्यूड इसका बर्बाद हुआ, एम्पलीट्यूड घटा, घटे कि नहीं, एक वास्ते आया तो घटा, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगा, इंटेंसिटी घटने का मतलब है लाइट का घट जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक cos थीटा, ये पूरा एम्पलीट्यूड है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का इंटेंसिटी आएगा। तो हम एग्जैक्ट इंटेंसिटी का बात करते हैं कि इस एनालाइजर के द्वारा जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस एनालाइजर के द्वारा जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस लाइट का एग्जैक्ट इंटेंसिटी होगा क्या? आपको पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एल फॉर लाइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी को हम आई बोले, प्रोपोर्शनलिटी साइन, इंटेंसिटी को आई बोल दिए, और एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे? गलत बात है, ए cos थीटा है एम्पलीट्यूड यहाँ पे, ये इस एम्पलीट्यूड का बात करेंगे ना, ये क्या है? ए cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं आप? कांस्टेंट का यूज करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो इक्वल साइन में बदल दिए, कांस्टेंट के यूज कर दिए, ए है पहले से cos, अच्छा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा बताइए, इसका एम्पलीट्यूड, इस वेव का ये जो एम्पलीट्यूड आया, ये एम्पलीट्यूड बदल, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ए, ये जो लाइट है, इसका एम्पलीट्यूड कभी बदलने वाला है? ए, लाइट सेट है, लाइट कांस्टेंट है, तो मतलब उस पर्टिकुलर लाइट का एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होगा। तो देखिए, सिर्फ के ही कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ए भी कांस्टेंट है। इस दोनों कांस्टेंट, देखिए आप इक्वल साइन लाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरह से इक्वल साइन को हटाने के लिए आप कांस्टेंट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, है ना, अपोजिट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस दोनों कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। दिस इज नथिंग बट मालस लॉ। डेफिनेशन तो यहीं से देंगे हम, ये बता दे कैसे हुआ। देखिए, ये क्या है? कौन लाइट है? इंटेंसिटी, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट। हम क्या जानना चाहते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी। देखिए, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से बताते हैं, देखिए, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी जो है ना, ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच के एंगल के कॉस के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अरे यही बता रहे, इसी लाइन को बता रहे लैंग्वेज में, समझे बात को? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the square of cosine of the angle between polarizer axis and analyzer axis, polarizer axis and analyzer axis। तो इसी को क्या बोला जाता है? मालस लॉ। यही आपको स्टेटमेंट में दिखेगा तो आपको धरफरा मत जाइएगा। सबकी समझ में ये बात? आज मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है। आज एकदम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मिटाते इसको, मालस लॉ खत्म हो गया। अब देखिए, पोलराइजेशन तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हम एक पोलराइजेशन का बात करना चाहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये तो देखिए, सुन, ये तो टर्मेलिन क्रिस्टल के द्वारा ना, टर्मेलिन क्रिस्टल के द्वारा लाइट पोलराइज हुआ। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि टर्मेलिन क्रिस्टल के अलावा कोई ऐसा है प्रोसेस या फेनोमेना जिसमें कि लाइट पोलराइज हो? तो हम बोलेंगे हाँ, उसी फेनोमेना का हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, वो फेनोमेना क्या है, वो बताने के बाद हम टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। हाँ, हम देख रहे हैं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं,
फिर हम वीडियो बंद करके आएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे माला स्रोत तो खत्म हो ही गया। देखिए आपको याद है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होता है। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। लेकिन लाइट जब उसी मीडियम में लौट जाए, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में लौट जाए वापस, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बता चुके हैं कि जैसे ये है ना, इधर एयर है और इधर क्या है, वाटर है, मतलब एयर डेंसर। तो इसमें लाइट आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नहीं बताइए। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ये तो दिखा है कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं और अभी बता भी रहे हैं कि ये लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लाइट जब रिफ्रैक्ट होता है ना, तो उस समय कुछ कुछ लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट भी होता है। ये जैसे इधर आया तो कुछ कुछ लाइट इधर रिफ्लेक्ट भी होगा, सेम मीडियम में होगा, सेम मीडियम में भी जाएगा कुछ कुछ लाइट, मतलब इस इंटरफेस के से टकरा के, इस वाटर सरफेस से टकरा के कुछ कुछ लाइट उस मीडियम में भी जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होता है। हाँ, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को आप पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पूरा पूरा लाइट, ज्यादातर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ कुछ रे है जो कि उसी मीडियम में लौट जा रहा है, जिसका कि कुछ कुछ रे है जिसका कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसको कि पार्शियल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। समझे? ठीक है, इतना बात समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि लाइट का पोलराइजेशन होता है। हम बता रहे हैं कि इस फिनोमेना में लाइट कैसे पोलराइज होता है, कैसे लाइट का पोलराइजेशन होता है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। और इस दोनों होने में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन भी हो जाएगा। तो ये टॉपिक क्या बना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लिखते हैं टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर और भी दे सकते हैं, और दीजिए यहाँ पे, है ना, यहीं पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ऑब्वियसली ये जो लाइट हम यूज कर रहे हैं कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, डॉट डॉट ऐसे, ये इंसिडेंट हुआ इस पे, तो इसमें भी जो है ना ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है ना। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, इसका कंप्लीट पोलराइजेशन तो नहीं होता है। कंप्लीट पोलराइजेशन का मतलब एक प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो हो जाना, वैसा तो नहीं होता है। लेकिन किसी एक प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको थोड़ा कम कर देता है। तो मतलब थोड़ा कम करना, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा बताइए यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं बताइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। तो इसको फिलहाल यहीं से ही दिखाना पड़ेगा हमको, रिफ्लेक्टेड लाइट का थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन हो रहा है ना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का। अब इसको देखिए कैसे हम दिखाते हैं, थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ना ऐसा हो रहा है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल बदल के चेक करें। हो सकता है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना उसका पोलराइजेशन थोड़ा हो रहा है, किसी और एंगल पे थोड़ा और हो सकता है कि बढ़ जाए पोलराइजेशन। कोई और एंगल ऐसा हो सकता है कि किसी और एंगल पे और बहुत कंप्लीटली पोलराइज हो जाए। तो हम इस तरह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं आपको, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज करने वाले हैं। तो देखिए जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बदलेंगे वैसे वैसे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदलेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो हम एंगल बदलेंगे तो ये सब बदलेगा, सब अपने लाइन से वो डेविएट होगा, है ना। तो देखिए यहां पे क्या किए हम, एंगल को और बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ाएं,
तो जब इस एंगल को बढ़ा दिए, यहीं पे बढ़ा दिए, ओके, जब इस एंगल को बढ़ाए, तो क्या दिखा, एक ऐसा सिचुएशन हमको दिखा जहां पे कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इस दोनों रे के बीच का एंगल क्या मिला हमको, 90। इसके लिए कोई ना कोई पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा, नहीं बताइए। हाँ, तो जैसे इस तरह का सिचुएशन मिला ना, इस तरह का फेनोमेना कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बदलते गए तो एक सिचुएशन ऐसा मिला जिसमें कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बन गया, 90, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। इस सिचुएशन के लिए जब हम रिफ्लेक्टेड रे को देखे ना, तो इसका क्या हुआ, ये हमको कंप्लीटली पोलराइज्ड दिखा। बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर उधर करने से हो सकता है कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वो इधर उधर हो, चेंज हो। तो जब चेंज किए, इस तरह का सिचुएशन आया कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, तो उस सिचुएशन के लिए देखे रिफ्लेक्टेड रे को ना, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे का बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिला हमको। मतलब ये बिंदा वाला इस बार नहीं है, डॉट वाला नहीं है, ये इस तरह से, ऐसे समझिए आप, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिला। तो बताइए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कोई स्पेशल नाम देना चाहिए कि नहीं? ये वही एक ही सिचुएशन है, इससे अगर एंगल वैरी करेंगे तो फिर ये चीज बदल जाएगा। तो ये एक ऐसा एंगल है जिसमें कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होता है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन को आईपी से हम रिप्रेजेंट किए। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के लिए यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ ना कुछ बनेगा ना, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगा। अच्छा, ये एंगल किसके बराबर होगा बताइए? रिफ्लेक्शन एंगल, ये आईपी के बराबर नहीं होगा बे, क्योंकि ये तो है तो रिफ्लेक्शन ही, और जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करेगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे आप जो है ये चीज समझ गए, तो इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोला जाता है ना, पोलराइज्ड एंगल, है ना, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब देखिए यहां पे जो है ना, देखिए ये इसको देखते हैं हम, यहां से लेके यहां तक का बात करते हैं हम, यहां तक का बात, यहां तक का, ठीक है? इस सब एंगल को जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना। देखिए एंगल आईपी प्लस ये पूरे को हम एक बार इंक्लूड करते हैं, कितना, 90, और फिर ये क्या बचा, सब मिलाकर 180। आर का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्चुअली आर जो है ना, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होने वाला है। ओके, तो आर बराबर इसे उधर फेंकिए, 180 में से 90 जाएगा और फिर उसमें से कितना जाएगा, आईपी, तो 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 और माइनस क्या, आईपी। जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे, जरूरत पड़ा तो। इससे रिलेट करके हम कहीं ना कहीं, मतलब देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन किससे लाती है, एंगल देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाती है। देख रहे हैं आप, ये था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही ना, उससे रिफ्रैक्शन का रिलेशन लाती है। अच्छा, ये जो भी मीडियम है, रेयर मीडियम, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, और ये जो भी मीडियम है, मान लिया वाटर ही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है ना। इसमें हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपको यूज करने आता है देखिए μ1, इसका एंगल कितना है, साइन आई पी, पी है ना, इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 साइन आर। ओके, अब देखिए μ1 साइन आई पी इक्वल्स टू μ2 साइन आर का वैल्यू कितना है, 90 माइनस पी है ना, 90 माइनस आई पी। अब देखिए μ1 साइन आई पी इक्वल टू
म्यू टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या है आईपी। अब देखिए इसको इधर ही रखिए, इसको उधर से इधर फेंक दीजिए आप। साइन आईपी बाय कॉस आईपी इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन, है ना। तो बताइए क्या आ जाएगा, 10 आईपी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। देखिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना वो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के बराबर, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर है। समझ में आया? तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है पता है? इसी को बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा जाता है ये। मार्के करेंगे, हाँ देखिए इसको बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ। तो मतलब क्या 10 आईपी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ये टॉपिक बदल ये पढ़ा दिए हम, फिर इसी का वो कंक्लूजन था ब्रूस्टर लॉ। समझे ना, ये बिना पढ़ाए कैसे ब्रूस्टर लॉ को पढ़ाए, है ना। तो देखिए ब्रूस्टर लॉ क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब देखिए इसको थोड़ा हम इस स्टेप को थोड़ा हम डिफाइन करते हैं लैंग्वेज में। देखिए ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस का टेंजेंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस का टेंजेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के बराबर आ जाए, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के बराबर आ जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। इसी को क्या बोला जाता है, ब्रूस्टर लॉ। आपको अगर पता करना हो ना कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, अब आपको पता करना हो तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता करना हो कि यहाँ पे इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा कि नहीं, ये पता करना है। तो डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लीजिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या कीजिए, आप टेंजेंट निकाल दीजिए और फिर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा ना, उसका आप रेशियो निकाल दीजिए। इसका टेंजेंट निकालेंगे, इसका टेंजेंट आ गया 2, इस दोनों का रेशियो भी क्या आ जाएगा, अगर 2 ये दोनों बराबर हो गया तो आप एकदम सिग्नेचर मोहर मार दीजिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। ये एक कंडीशन है ना कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और इसी को क्या बोला जाता है, ब्रूस्टर लॉ। क्या सबकी समझ में? ओके रोको रोको, ब्रूस्टर लॉ समझ में आ गया? ओके गाइस, अब देखिए इसी में आता है कम्युनिकेशन। इसका हिंदी होता है संचार। क्या होता है, संचार। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है, वो हम बता दें। देखिए जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मतलब फोन लगाए, किसको लगाए वो बाद में बता देंगे, ठीक है। हम फोन लगाए और बोले हेलो, ठीक है ना, तो हम अपना इंफॉर्मेशन, ये जो हेलो बोले, ये जो हम कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या है, एक सिग्नल है। समझे ना, वेव को आप सिग्नल की तरह आप जो है ना एज्यूम कीजिए, है ना। हम हेलो बोले तो ये सिग्नल कहाँ चला गया, कहाँ गया वो भी बाद में बताएंगे, मतलब दूसरी जगह गया कि नहीं बताइए। हाँ, तो ये जो है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं कि नहीं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं कि नहीं बताइए। ये सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के कार्य को, भेजने के एक्शन को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन समझ में आ गया? ठीक।
एक आता है अब आगे कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। ये संचार व्यवस्था क्या है? तो कहीं ना कहीं ये इसी टर्म में होगा कि मतलब हम मैसेज को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं। तो मैसेज को अगर एक जगह से दूसरी जगह, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। इधर से भी मोबाइल होना चाहिए, उधर से भी मोबाइल होना चाहिए, इधर से भी मोबाइल होना चाहिए, उधर से भी मोबाइल होना चाहिए, और हाँ, मोबाइल में रिचार्ज भी होना चाहिए। समझे? तो ये क्या है? व्यवस्था है। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो है सेटअप होना चाहिए। मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आप क्या यूज करते हैं? मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल फिर वो मोबाइल, है ना। मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आप जिस जिस सेटअप को यूज करते हैं, जिस जिस डिवाइस को यूज करते हैं, जिस जिस डिवाइस को यूज करते हैं, जिस जिस सेटअप को यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम। सबकी समझ में? ये कम्युनिकेशन सिस्टम के मेनली 3 एलिमेंट्स, मतलब मेन 3 तरह का सेटअप है। मतलब अगर आप सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो इसके लिए कितना सेटअप है? 3 सेटअप, 3 एलिमेंट। देखिए कौन कौन है। एक हो जाता है ट्रांस, ये सब का हिंदी नहीं होता है, ट्रांसमीटर। मॉडर्न फिजिक्स में हिंदी खोज दी है। ट्रांसमीटर समझा देंगे, सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ट्रांसमीटर का हिंदी यदि कैसे होता है? ट्रांसमीटर। आ भी गया? बाप, देखिए कितने होशियार है मेरे स्टूडेंट। सब टॉपर है। देखिए तो ये क्या है? ट्रांसमीटर। पहला जो सेटअप है, पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? ट्रांसमीटर। दूसरा जो सेटअप है वो क्या है? रिसीवर, है ना। अच्छा, ट्रांसमीटर के बाद आ जाएगा 2 में मीडियम। मीडियम को भी दूसरे लैंग्वेज में आप चैनल बोलते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल नहीं, वो भी एक मीडियम है ना। इसको दूसरे लैंग्वेज में आप चैनल बोलते हैं, CHANNEL, चैनल। और तीसरा जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? रिसीवर। देखो ये क्या है? रिसीवर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसमीटर, मीडियम मतलब चैनल, और रिसीवर, ये तीनों एलिमेंट मतलब मेन एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आप गायब कर देंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। देखिए ट्रांसमीटर जो है ना, वो ट्रांसमिट वर्ड से बना है। ट्रांसमिट का मतलब होता है क्या? भेजना। सेंड जैसे बोलते हैं वैसे ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना। और ट्रांसमीटर, प्ले का मतलब खेलना, प्लेयर का मतलब खेलने वाला। ट्रांसमिट का मतलब भेजना और ट्रांसमीटर का मतलब भेजने वाला। तो ये ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को भेजता है। क्या करता है? सिग्नल को भेजता है ना। कहने का मतलब आप ये समझे कि जैसे फोन में हम बोले हेलो, तो ये इंफॉर्मेशन क्या किया? देखिए फोन में दोनों चीज लगा हुआ है। पहले तो क्या किया? इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। देखिए जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कैच करता है, उसको क्या बोला जाता है? रिसीवर बोला जाता है। जो इंफॉर्मेशन को भेजता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसमीटर बोला जाता है ना। तो पहले हम हेलो बोले तो ये रिसीव किया, तो ये रिसीवर हो गया। और फिर उसको क्या किया? ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों इसी में लगा है। इस तरह के सेटअप को रिपीटर बोला जाता है। समझे ना? अब देखिए ट्रांसमिट कर दिया सिग्नल को, अब ये दूसरे मोबाइल में जाएगा, दूसरी जगह बताएंगे बात, है ना। दूसरे जगह ये जाएगा, ये सिग्नल कहां जाएगा? दूसरी जगह जाएगा। तो दूसरे जगह जाएगा तो दूसरा मोबाइल क्या करेगा? उस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ये क्या था? ट्रांसमीटर हो गया। समझ गए बात को? हाँ, ट्रांसमीटर, रिसीवर। अब बताइए आप, यहां से जो इंफॉर्मेशन कुछ भेज रहे हैं, ये तो ट्रांसमीटर भेजेगा और वहां पे कौन गेन करेगा? रिसीवर।
लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ये मीडियम को हटा देंगे तब। अरे सिंपल समझिए, हम कुछ बोल रहे हैं, समझिए ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहे सिग्नल को, आपका कान कुछ सुन रहा है ना, वो रिसीवर है। रिसीवर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कान है ना। हम ट्रांसमीटर, आप रिसीवर, दोनों के बीच के चैनल को, दोनों के बीच के मीडियम को हटा देंगे तो क्या बताइए, कम्युनिकेट कर पाएंगे? हम कुछ वो बोलेंगे लेकिन आप सुनिएगा नहीं, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तीन मेन एलिमेंट है कि नहीं, तीनों समझ में आ गया। ट्रांसमीटर जो इंफॉर्मेशन भेजता है, सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन जिस मीडियम से होकर ट्रेवल करता है उसको चैनल या फिर मीडियम बोला जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को जो गेन करता है, जो एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है। सबके समझ में है। इसी में एक और चीज होता है, एंटीना। हाँ एंटीना, हाँ आंटी नहीं एंटीना। देख एंटीना, देख एंटीना क्या होता है। देखिए दोनों, पहले जमाना में जो टीवी चलता था, जब डिश उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, है ना, तो उस समय एंटीना की तरह किसको यूज किया जाता था, वो साइकिल का चक्का जो होता है उसी को ऊपर में लटका दिया जाता था। उसमें क्या होता था, थोड़ा सा भी हवा बहता तो फिर वो झिलझिलाने लगता है, मतलब ब्लड आने लगता है। अब फिर से उसको जो है ना दौड़ के जाते, टीवी से देखते देखते फिर दौड़ के जाते हम उसको स्टेबल करने के लिए, बांस पकड़ने के लिए। हाँ चलो आ रहा है, पूछते थे, हाँ आ रहा है, सही सही सीन आ रहा है, मतलब सॉरी सही मतलब क्लियर इमेज आ रहा है कि नहीं, क्लियर पिक्चर क्लियर पिक्चर बन रहा है कि नहीं, मतलब आ रहा है कि नहीं। फिर हाँ बोलता था, फिर छोड़ के आते थे देखने के लिए। अच्छा वो क्या होता था, क्यों होता था पता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो भी क्या करता था, इंफॉर्मेशन को गेन करता था, रिसीव करता था, करता है ना। तो किसके वजह से, वो उसमें एक स्पोक लगा रहता है, रिम लगा रहता है, अरे वो मेटल की वजह से ऐसा होता है, समझे। तो एंटीना जो भी होता है ना, सब मेटल का आप देखते होंगे, है ना। तो एंटीना जो वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, धात्विक वस्तु होता है। कैसा वस्तु होता है, धात्विक वस्तु। अब ये करता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानते, लाइट, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये एंटीना क्या करता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा, मतलब रेडिएट करेगा, अपने से छोड़ेगा, या फिर कहीं से अगर आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसको रिसीव करेगा। ये एंटीना का काम है, सबके समझ में। अब देखिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम, ये देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कौन कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब समझे। अच्छा देखिए हम जो ऐसे करके बोल रहे थे, तो हम कुछ बताए इलेक्ट्रॉनिक का यूज किए, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, आप फिर या फिर आप रिसीव करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस का यूज किए, कोई मशीन उसी का नहीं ना, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन हम फोन से बात करेंगे, अब देखिए इससे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, किसी न किसी उपकरण का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम जिस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं उसमें जो है ना आमना सामनी बात नहीं होगा, उसमें होगा क्या, हेलो अकीब हेलो, समझे बात को, इस तरह का बात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम जो है ना यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द को यहाँ पे क्या जो है ना यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। वो ऐसा शब्द होगा जो कि पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है ना एकदम समझा कर रख देगा। वो अगर समझ में आ जाएगा तब पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो some basic terms about communication system, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। किस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आप डिवाइस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, आपको तो एक आध चीज तो पहले ही बता दी है ना। देखिए एक होता क्या है इसमें, ट्रांसड्यूसर्स, इसका बात हम एक बार और किए हैं, ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, देखिए
अच्छा बताइए, मेरा अभी जो ये जो सिग्नल, ये जो मैसेज हम दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये आपके कान तक जो जा रहा है, देखिए कैसे जा रहा है। हम पहले साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ये क्या करता है, उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। फिर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये स्पीकर क्या करता है, फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिग्नल ऐसे नहीं भेजा जाएगा, वॉइस के मतलब साउंड के फॉर्म में नहीं भेज सकते सिग्नल को आप एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा दूर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साउंड सिग्नल जो है, साउंड सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट होता है, फिर साउंड में। तो ये कन्वर्ट करने वाला है कौन, इसमें एक डिवाइस लगा है कन्वर्ट करने के लिए। वो ट्रांसमीटर सबसे अलग है, वो कोई अलग डिवाइस है जो कि एनर्जी को क्या करता है, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से फिर से साउंड एनर्जी में। ये जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला जो सेटअप होता है, जो डिवाइस होता है, उसी डिवाइस को क्या बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर। तो ऑब्वियसली आपके मोबाइल में भी ट्रांसड्यूसर लगा होगा, है ना। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समझ गए। अब इसमें भी आता है फिर से एक ट्रांसमीटर, अभी तुरंत समझाए ना। हाँ, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है ट्रांसमीटर। देखिए ट्रांसड्यूसर पहले वो सिग्नल के एनर्जी को चेंज किया, और फिर वो एक्चुअल फॉर्मेट में जब एनर्जी आया, सफिशिएंट फॉर्मेट में जब आया, तब उसको जो ट्रांसमीटर फिर भेज दिया। फिर ट्रांसमीटर भेजेगा तो फिर रिसीव कौन करेगा, रिसीवर, है ना। फिर उस एनर्जी को क्या रिसीवर रिसीव करेगा, और फिर उस एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कौन, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर दोनों जगह होगा, है ना। तो ये समझ गए, ट्रांसमीटर, रिसीवर। हाँ, अब देखिए इसमें एक और टर्म आता है, नॉइज। ये नॉइज क्या है, देखिए कुछ सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है, हम जो बोल रहे हैं अभी आप जो सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसकी जरूरत है। लेकिन इस सिग्नल के बीच में कहीं से अगर डीजे बजना शुरू हो जाए तो अनवांटेड सिग्नल है कि नहीं, बताइए। तो जो है ना, मतलब जो मीनिंगफुल सिग्नल है, जो यूजफुल सिग्नल है, उसमें अगर अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो जाता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, नॉइज बोला जाता है। समझे। अब बताइए, एक बात बताइए, अगर सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर, सिग्नल को, दैट इज सिग्नल में मतलब एनर्जी तो होगा ही, है ना। सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है, मतलब एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, है ना। एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अब देखिए एनर्जी को, देखिए आप समझिए, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप कान यहाँ पे लगाइएगा तो आपको ज्यादा इंटेंसिटी का जो है ना ये सिग्नल सुनाई देगा। दूर है थोड़ा कम, बहुत दूर चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। क्या कहते हैं, ये सिग्नल जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करता है वैसे वैसे इसका इंटेंसिटी क्या होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है, इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करते जाता है। इसका एक एग्जांपल दिया, स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है कि नहीं, बताइए। तो इसका मतलब ये है कि किसी सिग्नल को आप जो है ना किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये आखिर सिग्नल तो इस स्ट्रेंथ पे भेजे थे, इसका हाई इंटेंसिटी था, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है इसका इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है, इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, मतलब स्ट्रेंथ का लॉस होता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ का लॉस। ये जो सिग्नल के स्ट्रेंथ का लॉस होता है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो सिग्नल के स्ट्रेंथ का लॉस होता है, उस लॉस को बोला जाता है एटेन्यूएशन, है ना। ये लॉस है, समझे। ये सिग्नल के स्ट्रेंथ का लॉस है, धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसी कम होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन बोला जाता है, एटेन्यूएशन। समझ में आ गया, हाँ चलो ठीक है। अब देखिए एक आएगा रेंज। रेंज देखिए, ट्रांसमीटर, देखिए ये ट्रांसमीटर है, मान लीजिए एक सेटअप है जो कि ट्रांसमीटर है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, तो सिग्नल जो ट्रांसमिट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्टेंस तक ये जाते रह जाएगा, कहीं भी जाते नहीं रह पाएगा ये। मतलब मान लिया क्या कि ये जो ट्रांसमिट किया सिग्नल को, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब सफिशिएंट सिग्नल आ रहा है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। सफिशिएंट स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्नल जो है ना यहाँ तक सुनाई देता है सही से, इसके बाद ये सिग्नल सुनाई नहीं देता है। तो ये होता है क्या, आपको जो रिसीवर लगाना पड़ेगा तब यहाँ पे लगाना पड़ेगा,
समझे बात को? तो ये हो गया क्या, रेंज हो गया। मतलब एक ट्रांसमीटर सिग्नल को किसी डिस्टेंस तक, एक ट्रांसमीटर सिग्नल को जिस डिस्टेंस तक सफिशिएंट स्ट्रेंथ में वो भेज पाता है ताकि उसको यूज कर पाए, उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज। या फिर ऐसे बोले, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, बतवा इज द बरोबर है। सबके समझ में ये हो गया। अब एक होता है बैंड विड्थ, रेंज विड्थ कल समझाए थे, आज हम बैंड विड्थ समझा रहे हैं। कोई मैथमेटिक्स बोलो, मजा आ रहा है? ठीक है, बैंड विड्थ हाँ बोलिए, नहीं तो याद देंगे हम। अब देखिए बैंड विड्थ, बैंड विड्थ क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज करने का मतलब समझे, जैसे ये अभी जो हम कुछ बोल रहे हैं, मतलब हम भाषणबाजी कर रहे हैं, ये स्पीच सिग्नल बोल सकते हैं, है ना, ये स्पीच सिग्नल है। कौन सिग्नल है, स्पीच सिग्नल है। तो इस स्पीच सिग्नल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होगा कि इस रेंज से इस रेंज तक हो सकता है। धीरे से बोलेंगे इस रेंज से, ज्यादा जोर से बोलेंगे तो यहाँ तक, उससे ज्यादा जोर से हम नहीं बोल सकते, होगा ना स्पीच सिग्नल का कुछ ना कुछ रेंज। तो वो रेंज जो होता है वो होता है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, इतना से इतना तक स्पीच सिग्नल का हम बात बताएं। 300 से 3100 हर्ट्ज तक होता है स्पीच सिग्नल का रेंज। तो ये किसी भी फ्रीक्वेंसी का, ये तो हम स्पीच सिग्नल का बात किए, और बहुत सारा सिग्नल है, हो सकता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कोई सिग्नल हो, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, है ना। तो अलग अलग सिग्नल का ये फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होगा, तो इसके फ्रीक्वेंसी रेंज को ही बोला जाता है बैंडविड्थ। कि मतलब फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकुलर सिग्नल का कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब ये हो गया बैंडविड्थ। समझ में आया? ठीक, सुनते रहिए, खाली कुछ नहीं बोलना है, एकदम चू तक नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए बैंडविड्थ आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखिए हम समझाएंगे, हाँ, आयनोस्फेयर। ये क्या है, आयनोस्फेयर। देखिए आयनोस्फेयर क्या होता है, आप देखिए बता रहे हैं क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है ना। और एक डिस्टेंस के बाद आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, मतलब एयर पार्टिकल्स नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो अब हम जो है ना उस लेयर का बात करें, जैसे अर्थ सरफेस है, ये एक ऐसा लेयर है, ये एक ऐसा लेयर है जहां पे कि एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है ना, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं। देखिए इधर क्या आएगा, सनलाइट आएगा, क्या आएगा, सनलाइट। तो सनलाइट के आने से ये एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है ना, उस लेयर में मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, वो लेयर क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है ना। तो उसी अपर लेयर को क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर। आयन का मतलब चार्ज, समझ में आ गया आयनोस्फेयर। चलिए ठीक है। देखिए वेव कितने तरह से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, वेव को कितने तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं, वेव को आप कितने तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपका टाइम सब दिन के लिए पूरा कर देंगे हम। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब तक कुछ नहीं बोलेंगे तब तक बैठे रहिए, जबरदस्ती पढ़ाएंगे आधा घंटा और। नहीं सुनाई दिया क्या बोले, आप नहीं सुनाई देता, मुझसे बोलेंगे अभी, वो सुनिए, हमको सुनाई कुछ नहीं देता तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दो टॉपिक है बस, 5 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा शॉर्ट आउट कर देंगे, चैप्टर खत्म, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है ना। तो देखो, देखिए वेव को, सिग्नल को कैसे कैसे आप भेज सकते हैं, वेव का प्रोपेगेशन कैसे कैसे होता है ना। वेव का प्रोपेगेशन 3 तरह से हो सकता है। पहला ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा स्काई वेव प्रोपेगेशन, तीसरा स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये अलग अलग सिस्टम को क्यों यूज करते हैं, अलग अलग मेथड को क्यों यूज करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वो हम बताएंगे। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, पहले ग्राउंड वेव
एंड ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। हाँ GWP ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है ना, ग्राउंड वेव या फिर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। देखिए ग्राउंड वेव क्या होता है, ग्राउंड वेव एक ऐसा वेव होता है जो कि ग्राउंड के अलोंग, अर्थ सरफेस के अलोंग ट्रेवल करता है ना, मतलब अर्थ सरफेस पे ही इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भेजा जाता है सिग्नल को, है ना। अब बताइए ग्राउंड के अलोंग अगर भेजेंगे सिग्नल को, तो बताइए ये बिल्डिंग सब की वजह से, अर्थ सरफेस की वजह से वो सिग्नल बताइए किसी बिल्डिंग में टकराएगा, तो बताइए उसका इंटेंसिटी घटेगा कि नहीं, बताइए घटेगा ना, इंटेंसिटी घटेगा। तो इस तरह से इस सिग्नल को आप ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हैं, इस सिग्नल को ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हैं। तो इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1500 किलो हर्ट्ज। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है ग्राउंड वेव का जो है ना फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1500 किलो हर्ट्ज। देखिए आपको एक बात समझ में आना चाहिए, हम कभी बताए थे E इक्वल्स टू एच न्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। देखिए जिस वेव के पास, जिस सिग्नल के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा ट्रैवल करेगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। और जिस किस सिग्नल के पास कितना ज्यादा एनर्जी होगा वो कौन डिसाइड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए जिस सिग्नल के पास जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जिस सिग्नल के पास जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एनर्जी को हटाते हैं, डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं जिस वेव के पास, जिस सिग्नल के पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्राउंड वेव में होता क्या है, देखिए 1500 किलो हर्ट्ज सिग्नल, मतलब वो सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी कितना हो, 1500 किलो हर्ट्ज हो, इसी फ्रीक्वेंसी तक के वेव को आप ग्राउंड वेव वाला प्रोसेस से आप भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इससे ज्यादा जाने पर क्या होता है, इससे ज्यादा जाने पर क्या होता है, देखिए होता क्या है कि कम फ्रीक्वेंसी का अगर आप भेजेंगे तो वो जो है ना बिल्डिंग वगैरह से टकरा के क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी और क्या होते जाएगा, इंटेंसिटी घटते जाएगा, तो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। आप भेजना चाहते हैं ज्यादा डिस्टेंस तक, ये कम रास्ता में ही रह जाएगा। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा, आप ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन इस ग्राउंड वेव में होता क्या है, आप जैसे फ्रीक्वेंसी को जैसे बढ़ाते हैं तो वैसे वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाना चाहिए था ना। लेकिन ये अच्छा पहला बात ये बताइए कि ग्राउंड वेव ज्यादा डिस्टेंस तक क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बिल्डिंग सबसे टकरा जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक ऑप्शन था मेरे पास कि इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा ले। लेकिन होता क्या है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना तो इस वेव का अब एब्जॉर्प्शन भी और बढ़ने लगता है। बिल्डिंग पहले कम एब्जॉर्ब कर रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से बिल्डिंग अब ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगा। तो बढ़ाने से कोई फायदा है, जितना बढ़ाते हैं उससे ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, तो घटे में जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो है ना 1500 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को आप भेज सकते हैं ग्राउंड वेव के द्वारा। इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, तो फिर वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। इसी को बोला जाता है ग्राउंड वेव, और इस तरह के प्रोपेगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन खत्म, ग्राउंड वेव खत्म हुआ सिर्फ। अब देखिए बताइए, आपको बता चुके हैं फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जाएगा सिग्नल, उतना ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल जाएगा, ये बात पता है। हम अगर सिग्नल को इससे ज्यादा डिस्टेंस तक भेजना चाहते हैं, और भी ज्यादा डिस्टेंस तक भेजना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। लेकिन इस बार हम ग्राउंड का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंड का बात करने में क्या होता है, बिल्डिंग से टकराने में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, अब्सॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है, तो ये ओवरऑल घाटा ही लग जाता है, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता। लेकिन मोटा मोटी अगर सोचा जाए तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आप ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल को भेज सकते हैं, है ना। तो हम करना क्या चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ज्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे, हाँ। लेकिन अगर सिग्नल जो है ना अगर बिल्डिंग वगैरह से टकरा गया, किसी ऑब्स्टिकल से टकरा गया, तब दिक्कत हो जाएगा, तब फिर घट जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे इस बार धरती पर चलने ही नहीं देंगे इसको, तारों के शहर में। मतलब इस बार क्या करेंगे, देखिए सिग्नल को इस बार क्या करेंगे, आसमान में भेजेंगे, है ना। और फिर ऊपर भेजेंगे तो फिर बिल्डिंग तो नहीं डिस्टर्ब करेगा, फिर ऊपर से फिर नीचे लाएंगे। देखिए होता क्या है इस तरह का सिचुएशन में, देखिए होता क्या, अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी देंगे ना, अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी देंगे तो बिल्डिंग टकराने वाला नहीं है,
तो ओवरऑल होगा क्या, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मेरा पर्पस ये है कि इस पर सिग्नल को और ज्यादा डिस्टेंस तक हम ट्रेवल करना चाहते हैं, और ज्यादा डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या किए, आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर का अपर लेयर जो है वो आयन होता है, पता है ना। तो यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ से देखिए ट्रांसमीटर से देखिए यहाँ पे सिग्नल भेजे, बिल्डिंग उल्डिंग का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, यहाँ भेजे तो ये आयनोस्फेयर में जाके टकरा के फिर से वापस आ जाता है। फिर से यहाँ से क्या किए, एक ट्रांसमीटर लगाए, फिर से इसको भेजे, फिर आया। बताइए इसी तरह से ट्रेवल करते करते बहुत दूर चला जाएगा कि नहीं। आप फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाए किसी से टकरा रहा है नहीं ना, तो वो टकराता तब ना अवशोषण बढ़ता है। अब अवशोषण नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं, बताइए। तो इस तरह के वेव को क्या बोला जाता है, स्काई वेव। वो वेव जो कि आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन के बाद, ये आयनोस्फेयर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आपको लगेगा सर ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम से नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? कुछ उसी तरह का बात देखिए, डेंसर है नीचे, ऊपर रेयर है, तो बताए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। तो ये क्या होता है, इस तरह के स्काई वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि वेव क्या हो जाता है, ट्रांसमीटर से भेजा जाता है और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन के बाद वेव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिसीवर से हम रिसीव किए और उसमें ट्रांसमीटर भी लगा। वैसा सेटअप जिसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर एक साथ लगा रहता है उसको रिपीटर बोला जाता है। वेव आया, फिर उसको वही ट्रांसमिट कर दिया, फिर आगे लगा है, फिर उसको रिसीव करके फिर से ट्रांसमिट कर दिया। क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन इसका भी लिमिटेशंस है। इसमें किस किस फ्रीक्वेंसी के रेंज के आप वेव को भेज सकते हो उसका भी रीजन, 3 से लेके 30 मेगा का मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज, 3 से लेके उससे हालांकि ज्यादा है, वो किलो था ये मेगा है, तो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा ऑब्वियसली। और ज्यादा डिस्टेंस के पर्पज से ही इस वेव प्रोपेगेशन को यूज किए, इसका वेव प्रोपेगेशन को, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए इसमें भी तो सोच सकते थे कि सर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देंगे तो और ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं। नहीं, अगर 30 से फ्रीक्वेंसी और ज्यादा कर दिए ना तो ये वेव जो है आयनोस्फेयर को ही पेनिट्रेट करके ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे आएगा ही नहीं। तो 30 तक को जो है आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट कर सकता है, 30 से ज्यादा करेंगे तो फिर आयनोस्फेयर को क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, इससे निकल जाता है, छेद करके निकल जाता है। समझ में आया? तो आप इससे बढ़ा नहीं सकते हैं। तब फिर सोचे अब हमको जो है ना स्काई वेव, टेलीविजन में जो वेव यूज करते क्या है, स्काई वेव, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको अब क्या है कि और ज्यादा डिस्टेंस, इस स्काई वेव के द्वारा जो इंफॉर्मेशन को जिस डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट किए, हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट करें, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करें। तो उसके लिए एक और उपाय है। देखिए क्या उपाय है। देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि आप ग्राउंड वेव को नहीं यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि बिल्डिंग बीच में नहीं आए है। देखिए क्या कर दिए, टावर धसा दिए। टावर समझते हैं, अरे एंटीना। अब देखिए क्या किया, कितना आसान चीज है। देखिए अब देखिए रिफ्लेक्शन वाला कोई जरूरी है नहीं, अलग अलग जगह पर टावर लगा दिए, ट्रांसमीटर रिपीटर लगा दिए, ट्रांसमीटर रिसीवर लगा दिए। देखिए कुछ नहीं करना यहाँ से, मतलब क्या, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला कोई केस नहीं है, यहाँ पे टकराने वाला कोई केस ही नहीं है। आप जितना मानो उतना फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें देखिए क्या होगा, एक एंटीना से क्या करेंगे, सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, फिर दूसरा एंटीना इसको रिसीव करेगा, फिर उसको ट्रांसमिट करेगा। देख रहे हैं, रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों लगा है, इसको बोला जाता है रिपीटर। इस तरह के सेटअप को, है ना। फिर ये ट्रांसमिट किया, फिर ये ट्रांसमिट किया, फिर ये ट्रांसमिट किया। बताइए किसी से टकरा रहा है, ना ही बिल्डिंग से, ना ही आयनोस्फीयर से, नहीं ना, तो इसका कुछ लिमिटेशन होने वाला है। तो मतलब जितना मन उतना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के आप इसको भेज सकते हैं, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसका क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगा उतना ज्यादा। तो इस तरह से पता चला कि ग्राउंड वेव को कब यूज करते हैं, स्काई वेव को कब यूज करते हैं, और स्पेस वेव को कब यूज करते हैं। इस तरह के प्रोपेगेशन को स्पेस वेव प्रोपेगेशन बोला जाता है। इसमें भी बोला जाता है कि अच्छा इसमें जो जिस वेव को, जिस सिग्नल को आप प्रोपेगेट करा रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग करा रहे हैं, उस सिग्नल का भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, बैंडविड्थ होता है। उसका देखिए कितना होता है, 54 मेगा हर्ट्ज से लेके 4.2 गीगा हर्ट्ज। गीगा दैट इज 10⁻9 + 9। समझ रहे हैं कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यहां से यहां तक वाला वेव को इसमें यूज किया जाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों?